दोस्तों कहते हैं कि जब परजीवी को अपने ही घर का मांस खाने को मजबूर कर दिया जाए तो बात तो होगी। जब किसी एक ही चीज पर निशाना परजीवी बार बार लगाएं तो आप समझ जाओ कि वो जो शरीर है या जो भी है वो कितना मजबूत रहा होगा और उस पर बात हुई होगी और आगे भी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, तब तो जरूर बात होती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ छोड़ के निकल गए। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। वहां पे नए नवेले मुख्यमंत्री के पीछे राहुल गांधी खड़े थे। आपको पता है ये आदमी पहले एक बार आया और उसने राहुल गांधी को कहा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं। राहुल गांधी का जवाब पता है क्या था? अरे पहले कुछ अपने आप को प्रूव तो करके दिखाओ। कि राहुल गांधी जी का दिमाग खराब हो गया है, उन्हें किसी पागल हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। वाहियात बातें करते हैं, 24 घंटे चार्ली चैपलिन की तरह ऊंची पैंट पहन के घूमते हैं। देखिए, जिस नेता को भारतीय इकोनॉमी डेड लगती हो उससे आप क्या अपेक्षा करें। पूरा विश्व जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये राहुल गांधी जी को मालूम नहीं है क्या? फिर भी हर बार चाइना का नाम लेके भारत को नीचा दिखाना शोभा नहीं देता। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। वो एक ही तरह, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है कि येन केन प्रकारेण सत्ता उनको मिल जाए, और उस सत्ता पाने के लिए उनका एक ही आर्ग्यूमेंट है कि मेरे पापा प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी जी देश के सबसे बड़े एम्बैरेसमेंट है, उपहास का विषय बन चुके हैं। ये कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मुझे तो आइडिया नहीं है। ये परजीवियों का जिक्र मालूम है आज मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों ना? रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, जब हाल ही में प्रधानमंत्री ने उन्हें एक तरह से खुलेआम ऑफर दिया था अपने साथ आने का, उसके बाद से मैंने कहा था ना, मैंने वीडियो बनाया था कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक माहौल बनाने की तैयारी की जा रही कि वो बीजेपी से आए हुए कभी भी वापस बीजेपी में लौट सकते हैं। तो उन्होंने आज एक चैनल में, अपने लोकल चैनल में क्लियर किया इस बात को। उन्होंने कहा कि मैं 2034 में राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जाऊंगा, 2034 तक मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा और उससे पहले 2029 में मेरा लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। रेवंत रेड्डी ने यह कहा और इन परजीवियों की ड्यूटी लग गई और ये अपने काम पर लग गए। भाषा आपको मैंने सुनाई। इन परजीवियों में से दो चेहरे अगर आप निकाल दो, एक हेमंता बिस्वा शर्मा, एक रवनीत बिट्टू, इसके अलावा बाकियों को कुछ मिला भी नहीं। रवनीत बिट्टू को मिली है मंत्री पद मिला है और हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद मिला, दोबारा भी मिला है। लेकिन किसी से भी पूछ लीजिए जो रवनीत बिट्टू और हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ के लोग हैं, उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इन्हें कितना कुछ करना पड़ता है। एक बीजेपी के नेता जितना काम करते हैं उससे 10 गुना काम इन्हें करना पड़ता है। काम क्या? डेवलपमेंट का काम नहीं, कांग्रेस को कोसने का, कांग्रेस के खिलाफ बोलने का, जहर उगलने का, नफरत फैलाने का 10 गुना ज्यादा काम करना पड़ता है। उसके बावजूद पंजाब के अगले साल चुनाव है 10 महीने बाद, वहां बीजेपी के हाथ ठन ठन गोपाल लगा तमिलनाडु और केरल की तरह, तो रवनीत बिट्टू की कुर्सी कब चली जाए कोई पता नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनी कुर्सी कैसे वापस मिली है, ये या तो वो जानते हैं या संघ जानता है, बीजेपी जानती है। और वो कितने दिन रहेगी सबको शक है कि पूरा टेन्योर तो नहीं हो पाएगा। अबे बाकी बच्चे जितने मैंने आपको दिखाए, इनका कहीं कुछ वजूद बीजेपी में दिखता है? इनमें से कोई आपको बीजेपी के किसी फंक्शन में भी दिखता है? मुझे सबसे ज्यादा तरस तो शहजाद पूनावाला पे आता है। बेचारे
मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जितने मुस्लिम लोग बीजेपी में है ना, उन्हें अपने आप को बार बार भक्त साबित करने में दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गौरव भल्लभ राहुल गांधी को कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मेरा बाप प्रधानमंत्री था। भाई साहब को घर बिठाया हुआ है, जबकि कांग्रेस ने विधानसभा भी लड़ाया, लोकसभा भी लड़ाया, प्रवक्ता भी बनाया, बड़ी पोजीशन दी। अब जब तुम में खुद में कूदा नहीं है, तुम खुद नहीं जीत पाए, तो ठीक रहा, राहुल गांधी पे फोड़ रहे हो। एक बाबा जी सन्यासी किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लड़ाने की कितनी कोशिशें की, क्या कसर थी जो इन्होंने छोड़ी हो कि ताकि दोनों भाई बहन के बीच में फूट पड़े। जब फूट नहीं पड़ी तो इनको फुटा दिया गया, उसकी कसक अभी तक लगी है। और ऐसे आपको मालूम है लिस्ट लंबी है, ये तो मैंने कुछ आपको दिखाया, लिस्ट लंबी है। लेकिन इन्हीं परजीवियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डिग्निटी बनाए रखी है, उसकी उन्हें तारीफ करनी पड़ी। आरपीएन सिंह, अशोक चौहान, जितिन प्रसाद, ये मुझे 2-3 नाम ऐसे याद आ रहे हैं अभी जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, लेकिन डिग्निटी इन्होंने नहीं छोड़ी। मुझे नहीं मालूम एक आध बार इन्होंने कांग्रेस पे या राहुल गांधी पे कोई बयान दिया होगा, उसके अलावा इन्होंने खास करके गांधी परिवार पर कोई निजी हमला किया हो, मुझे नहीं याद। लेकिन वो जानते हैं कि वो खुद काबिल हैं कि वो जनता के बीच में जुड़े हुए हैं। शायद कुछ मजबूरियों की वजह से वो बीजेपी में गए हैं, वो अलग बात, कुछ डर की वजह से गए हैं। लेकिन ये जो लोग जो परजीवी मैंने आपको दिखाए हैं, ये तो जानते हैं इनके पल्ले कुछ नहीं है। जब तक बीजेपी की चाट रहे हैं तब तक शायद कम से कम टीवी पे तो दिखेंगे, उसके बाद तो वो भी नहीं मिलेगा। और राहुल गांधी ने इन सब का इलाज बहुत बढ़िया निकाला है। आप सोच रहे होंगे, मैंने लिखा तो था कि इलाज भी निकाला, बहुत बढ़िया इलाज निकाला। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो परजीवी कांग्रेस पे इतने जिंदा है, कांग्रेस के सहारे चल रहे हैं, वजह क्या है? वजह एक ही है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। वजह है कि अब जो कांग्रेस बची है ना, वो सही में सच्ची कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस में जितनी लीडरशिप बची है, एक्सेप्शनल 1-2% को अगर आप छोड़ दो, जो हाल ही में जैसे असम में हुआ, कुछ हुआ, वो भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर जितेंद्र प्रसाद जो प्रभारी थे, अगर उन्होंने यहां से काम लिया होता तो शायद वो भी ना जाते। पर चलिए मान लिया वो गए, ऐसे 1-2% को छोड़ दो, आप तो 98% कांग्रेस आज की डेट में सच्ची कांग्रेस बची है, जो सच में कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस को दिल से मानते हैं, जो कांग्रेस के साथ रहेंगे। इसीलिए अब अगर पद नहीं भी मिलता है ना किसी को, तो भी पार्टी की लॉयल्टी नहीं छोड़ता है। और पता नहीं, जिस शख्स को मैं बहुत नकारा कहता हूं, लेकिन आजकल 2 दिन से उनकी तारीफ करनी पड़ रही है, केसी वेणुगोपाल। लाख टके की बात कही है उन्होंने, जब मीडिया ने खेल करने की कोशिश करी, उन्हें भड़काने की कोशिश की कि भाई आपको नहीं मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नाराज हैं या नहीं। There is nothing unusual in it. It is a usual meeting. Now, VD Satish is actually, he is going to be the Chief Minister of Kerala. Party High Command took a decision. I told you people several times, whatever Party High Command decide, we are all bound to agree with that. Being sincere Congress people, we are bound to agree with that. Now the Chief Minister came, he is going to swear day after tomorrow. Now entire Kerala is expecting a good governance from UDF government under the leadership of VD Satish. We are also given so much expectation to the people of Kerala. Kerala need a drastic change in developments and governance. The entire people of Kerala, entire people of India is looking forward for that. Don't divert the attention now that our is a democratic party, not like any other party, not like BJP, not like CPM. Ours is a democratic party. That is the beauty of our party.
There may be differences a little bit here and there. Of course, tomorrow also can make it happen. But whenever party leadership took a decision, every congressman should be together, and we are all for. Our first preference is country, second preference is only party also. Therefore, we will look forward for the country's welfare. लाख टके की बात कही है केसी वेणुगोपाल ने कि हम जो बचे हैं वो सच्चे कांग्रेसी, विचारधारा कांग्रेसी वाले बचे। अब इसको जो सच्ची कांग्रेस बची है इसको नीचे नहीं गिरा पा रहे, इसको कोई डेंट नहीं डाल पा रहे, इसलिए ये परजीवियों की जमात आपको ज्यादा एक्टिव दिख रही होगी आजकल। लेकिन बात आई इलाज की कि राहुल गांधी ने इलाज क्या किया। देखिए, जिस दिन बीजेपी ने ये कांग्रेसियों को अपने इसमें शामिल करना शुरू किया और सबको एक जिम्मेदारी दी कि तुम प्रवक्ता हो या नहीं हो, प्रवक्ता बनो और निशाने पर रखो गांधी परिवार और कांग्रेस, कांग्रेस दूसरे नंबर पे, गांधी परिवार पहले नंबर पे। और इनकी पहली ही शर्त, बीजेपी में एडमिशन की पहली शर्त फॉर्म में शायद यही भरवाई जाती होगी कि तुम रोजाना गांधी परिवार और कांग्रेस को कितनी बार गाली दोगे, कितनी बार उनके लिए भरा बुला कहोगे। ये शायद पहली शर्त होती होगी। जब इन्हें शामिल किया गया तो एक ही दिमाग में मुझे लगता है बीजेपी की प्लानिंग थी कि इनको राहुल गांधी के पीछे लगा दो, गांधी परिवार के पीछे लगा दो और कांग्रेस इन्हीं से निपटती रह जाएगी, राहुल गांधी इनसे निपटते रह जाएंगे, राहुल गांधी इनको जवाब देते रहेंगे और मोदी इन सब से ऊपर है, राहुल गांधी कोई लेवल मैच नहीं कर सकते, मैसेजिंग अपने आप हो जाएगी। लेकिन जनाब, वक्त के साथ रहते रहते राहुल गांधी वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए हैं। दिमाग उनका बहुत सॉलिड है और वो पहले से मैच्योर हैं, ये अलग बात है, आपने उनकी इमेज ऐसी बना दी थी। जिस दिन से बीजेपी सत्ता में आई है उस दिन से लेकर आज तक 12 साल हो गए। आपने एक बार भी कभी देखा कि जो कांग्रेस छोड़ के लोग गए हैं, खास करके जो प्रवक्ता जिनको बना दिया गया है, इनकी एक भी बात पे कभी राहुल गांधी ने रिएक्ट किया हो? कभी नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी इनकी बात पे रिएक्ट ही नहीं किया और जब रिएक्ट नहीं किया तो फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ी, फ्रस्ट्रेशन बीजेपी की बढ़ रही, बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है तो इन पे और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो ये और ज्यादा अनर्गल बातें कर रहे हैं और इसका नुकसान दरअसल ना बीजेपी को होगा ना कांग्रेस को होगा, इनको खुद होगा, क्योंकि ये अपने खुद के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। बीजेपी में इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कांग्रेस के जितने रास्ते हैं सारे ये खुद बंद कर रहे हैं, उनमें खुद कीलें ठोक रहे हैं और ऐसी जबरदस्त कीलें ठोक रहे हैं ना, कांग्रेस चाहे भी तो भी इनके दरवाजे नहीं खोल सकती। प्रियंका चतुर्वेदी भी कांग्रेस छोड़ के गई थी ना, शिवसेना में गई थी, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह के बात की, बल्कि वो तो सोनिया गांधी के साथ साथ संसद में भी रहती थी, राज्यसभा में सोनिया गांधी के साथ साथ रहती। एक रास्ता उन्होंने हमेशा खुला रखा, इन लोगों ने रास्तों में सील लगा दी। राहुल गांधी रिएक्ट नहीं करते हैं, राहुल गांधी अटैक करते हैं सीधा मोदी पर। उसी से बचने के लिए ये रास्ता अपनाया गया था कि अगर बीजेपी के लोग आरोप लगाएंगे तो वो कहेंगे कि ये तो कहेंगे बीजेपी वाले तो कांग्रेस पे, तो बीजेपी के प्रवक्ताओं का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता ही देंगे। लेकिन कांग्रेस के ही लोग, एक्स कांग्रेसी, राहुल गांधी को लेकर बात कहेंगे तो राहुल गांधी को मजबूरी में जवाब देना पड़ेगा ताकि लोग विश्वास न कर बैठे। राहुल गांधी ने मुंह नहीं लगाया, पहले दिन से रिएक्ट ही नहीं किया, मुस्कुराते रहे। रवनीत बिट्टू को जो संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा था माय ट्रेटर फ्रेंड, वो सिर्फ रवनीत बिट्टू के लिए नहीं कहा था उन्होंने, ये ऐसी ऐसी पूरी फौज है ना जो इन सब के लिए कहा था उन्होंने। इसीलिए रवनीत बिट्टू को उस दिन बहुत वो बात चुभी थी और उसके साथ इन सारे परजीवियों को चुभी थी, क्योंकि ये भी जानते हैं माय ट्रेटर फ्रेंड सिर्फ ये नहीं है, रवनीत बिट्टू नहीं, ये सब है, क्योंकि इन सब को किसी वक्त राहुल गांधी ने मुंह लगाया हुआ था। राहुल गांधी इन सब की बात सुनते थे। आज सही में बताऊं,
अगर आज गौरव वल्लभ कांग्रेस में होते तो शायद ये जो फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था का हाल चल रहा है ना, गौरव वल्लभ सबसे बड़ा चेहरा होते कांग्रेस की तरफ से इस पर बात करने के लिए। लालच डर डुबो गया सबको। राहुल गांधी अपने मिशन से हटे नहीं, इनको भौंकने दिया। मिशन है मोदी सरकार पे सीधा हमला करना, सीधे सवाल पूछना। अब उन्होंने ताजा निशाना चुना है। अब तक वो आरएसएस, मोदी, अंबानी, अडानी, अमित शाह इसी पे रहते थे। हरदीप पुरी पे आए। अब अगला निशाना उन्होंने साधा है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पे। यानी कि प्रधान जी की प्रधानी को अब लपेट के ही मानेंगे राहुल गांधी। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। मैं इसलिए कहा धर्मेंद्र प्रधान की प्रधानी लपेटेंगे। पॉलिटिकल सर्कल जो है ना देश का, खास करके राजधानी का, वहाँ एक जिक्र बड़े जोरों पर है कि जो भी अगला मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होगा उसमें धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाना तय है। अगर वो मंत्री पद से नहीं भी गए तो शिक्षा मंत्रालय तो उनसे ले ही लिया जाएगा। अब राहुल गांधी ने उनके त्यागपत्र की मांग करनी शुरू कर दी है। और आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी बात है जो इस सरकार ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ना मानी? राहुल गांधी की ऐसी कौन सी डिमांड है जो इस सरकार को पूरी ना करनी पड़ी? नहीं याद आ रहा ना आपको? मुझे भी नहीं याद आ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधान जी की प्रधानी को निपटाने की राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली। खैर, वीडियो लंबा ना हो जाए कहीं, तो इन पैरासाइटों की बात, इन परजीवियों की बात को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे इन परजीवियों को लेकर जो मेरा निष्कर्ष है, जो मेरा विश्लेषण है, उससे आप सहमत होंगे। सहमत होंगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में तो आपकी राय हमेशा है। मुझे मालूम है आप बहुत से लोग कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं की आपने, चलिए वो भी करेंगे, कभी उसकी भी ज़रूर करेंगे। फिर वही कहूँगा, 70% लोग वीडियो जो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आधा सेकंड का काम है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है बस। इसके अलावा आपको बस इतना प्यार मुझे देना है और कुछ नहीं। धन्यवाद।